ही वॉन्टेड टू मेक इट ईजियर फॉर हिम टू मूव अराउंड, डिस्क्लोज्ड पंकज वोहरा। शुद्ध हिंदी में आपको बताऊं तो 1984 में प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने जो काम सबसे पहले किया वो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस के छोटे भाई भाऊराव देवरस को एक कॉन्टसा कार गिफ्ट की। आप यकीन मानिए जब ये पंक्तियां मैंने पढ़ी थी मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो राहुल गांधी आज, और यकीन मानिए उसी वक्त से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस करीबी की कहानी आपको सुनाने के लिए बेचैन था, मगर जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि विषय बहुत संवेदनशील था, कि मैं इस कहानी के लिए जरूरी तथ्य और जरूरी साक्ष्य जुटा सकूं, जिससे तथ्यों और साक्ष्यों के साथ आपके समक्ष कांग्रेस और संघ की करीबी की समूची कहानी को डिकोड किया जा सके। इस बीच थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए सीरीज के आगे ये पुस्तक देख रहे हैं आप, नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, जिसे लिखा है 50 वर्षों से भी ज्यादा वक्त तक राजनीतिक जगत को कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने। और इस किताब के पेज नंबर 143 पे लिखी हुई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, अगर पढ़ सकते हो तो, अन्यथा मैं अंग्रेजी में है आपके सामने कोट कर देता हूं। इन द 1984 इलेक्शंस नानाजी देशमुख एसोसिएटेड फॉर ईयर्स विद द आरएसएस हैड ओपनली एग्जॉर्टेड पीपल टू वोट फॉर राजीव, ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। यानी शुद्ध हिंदी में आपको बता दूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वर्षों तलक जुड़े रहने वाले नानाजी देशमुख ने 1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिताने की खातिर नारा दिया था, ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आप यकीन मानिए इस सीरीज के चौथे एपिसोड की रिसर्च के सिलसिले में जब मैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब के पन्नों को पलट रहा था और मेरी दृष्टि यकायक इन पंक्तियों पर पड़ी, तो 2 घड़ी को मैं स्तंभित रह गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना समूचा जीवन आहूत कर दिया हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा में, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की बिरादरी में आज तलक पूजनीय वंदनीय संत की हैसियत हासिल है, जो भारतीय जनता पार्टी का पितृ पुरुष कहा जाता हो, वो 1984 के लोकसभा चुनाव में आखिर क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, भारतीय जनता पार्टी के होते हुए, अटल आडवाणी के होते हुए राजीव को जिताने की वकालत क्यों करेगा। मगर यकीन मानिए मेरे इस क्यों का जवाब मुझे मिलता इससे पहले मेरी दृष्टि इसी किताब के पेज नंबर 143 के 4 पन्ना पीछे पेज नंबर 139 पे लिखे हुए इस वाक्य पे जाकर अटक गई, जहां पंकज वोहरा के हवाले से इस किताब के भीतर कोटेड लिखा है, फिर से अंग्रेजी में लिखा है, मैं कोट करता हूं, फिर उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताऊंगा। राजीव गांधी हैड गिफ्टेड अ कॉन्टेसा कार टू भाऊराव देवरस आफ्टर ही बिकेम पीएम, ही वांटेड टू मेक इट ईजियर फॉर हिम टू मूव अराउंड, डिस्क्लोज्ड पंकज वोहरा। शुद्ध हिंदी में आपको बताऊं तो 1984 में प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने जो काम सबसे पहले किया वो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस के छोटे भाई भाऊराव देवरस को एक कॉन्टसा कार गिफ्ट की। आप यकीन मानिए जब ये पंक्तियां मैंने पढ़ी थी मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो राहुल गांधी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पानी पी पी के कोसते नहीं थकते हैं, उनके पिता राजीव गांधी ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनावों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस के छोटे भाई को एक कार क्यों गिफ्ट की। क्योंकि पंकज वोहरा ने इसमें कोट किया, यहां तक कि कलर भी बताया है, चॉकलेट कलर की कार दी थी राजीव गांधी ने। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और कांग्रेस पार्टी के नेता तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि एक जमाने में राजीव गांधी संघ प्रमुख के भाई को कार गिफ्ट कर रहे थे। अब आपके भी जहन में सवाल उठ रहा होगा मेरी ही तरह कि आखिर क्यों। तो इस क्यों का जवाब जब मैं ढूंढने बैठा तो मेरी दृष्टि पड़ी रशीद किदवई की किताब 24 अकबर रोड की उन पंक्तियों पर, जहां रशीद किदवई खुद कोट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1984 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से सपोर्ट किया था। ये रही रशीद किदवई साहब की वो किताब 24 अकबर रोड, जिनके पन्नों के भीतर रशीद किदवई साहब ने यह खुलासा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूरी मदद की थी। अब जानता हूं मेरी ही तरह आपके भी जहन में सवाल कौन रहा होगा, क्यों, आखिर क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी के होते हुए कांग्रेस पार्टी की मदद की 1984 के लोकसभा चुनाव में? अटल आडवाणी के होते हुए राजीव गांधी की वकालत क्यों करेगा आरएसएस? तो इस क्यों का जवाब मुझे मिलता है इससे पहले मेरी दृष्टि दोबारा वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की इस किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के पेज नंबर 67 के इस चौथे पैराग्राफ पे जाके अटक गई, जिस चौथे पैराग्राफ में कुछ ऐसा लिखा था जिसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। क्या लिखा था ये मैं अंग्रेजी में पहले कोट करता हूं जो किताब में लिखा है, फिर उसका हिंदी तर्जुमा आपको समझाता हूं। अंग्रेजी में लिखा है, द आरएसएस हेल्प्ड इंदिरा गांधी कम टू पावर इन 1980, मेंटेन्ड अनिल बाली। She knew the RSS had supported her, Bali claimed, but she never acknowledged it publicly. She used to admit privately that had it not been for the support by the RSS, she could not have won 353 seats, one more than she had won in her day in 1971. यानी कि शुद्ध हिंदी में अगर आपको समझाऊं तो ये कि इस किताब में लिखा है कि मशहूर व्यवसायी और गांधी परिवार के करीबी अनिल बाली इस बात को स्वीकारते हैं कि व्यक्तिगत मुलाकातों में इंदिरा गांधी इस बात को स्वीकारती थी कि 1980 के लोकसभा चुनावों में भी उनकी जीत बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सपोर्ट के मुमकिन ही नहीं थी। इंदिरा गांधी इस बात को स्वीकारती थी कि 1980 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस की मदद से उन्होंने 353 सीटें जीती हैं। आप यकीन मानिए जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ रहा था तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी कि इसका मतलब 1984 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने मदद की थी राजीव गांधी की, इसका तो थोड़ा मोड़ा मुझे पहले से ही अंदाजा था, मगर 1980 के लोकसभा चुनाव में भी आरएसएस ने मदद की थी कांग्रेस की, इसका तो जरा भी अंदाजा नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे कारण समझ में नहीं आता है कि 1980 के लोकसभा चुनाव में वो इंदिरा गांधी जिन्होंने आपातकाल लगा के अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था, उन्हीं इंदिरा गांधी की वकालत कैसे कर सकता है संघ, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के होते हुए। मगर मदद की तो थी, अब क्यों की थी इसका जवाब ढूंढने की बारी थी, और इसका जवाब ढूंढने के दौरान मुझे इतना तो इल्हाम हो चुका था कि जरूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन 100 वर्षों के इतिहास का एक ऐसा कालखंड रहा है, एक ऐसा अध्याय रहा है जिस अध्याय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी से दूर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करीब हुआ था। एक ऐसा दौर था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिस दौर में संघ और कांग्रेस की गलबहियां थी और संघ की वक्र दृष्टि भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रही थी। और यकीन मानिए उसी वक्त से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस करीबी की कहानी आपको सुनाने के लिए बेचैन था, मगर जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि विषय बहुत संवेदनशील था, कि मैं इस कहानी के लिए जरूरी तथ्य और जरूरी साक्ष्य जुटा सकूं, जिससे तथ्यों और साक्ष्यों के साथ आपके समक्ष कांग्रेस और संघ की करीबी की समूची कहानी को डिकोड किया जा सके। इस बीच थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए सीरीज के 5वें, 6ठे और 7वें एपिसोड भी आ गए, मगर अब यह कहानी मुकम्मल है। इसीलिए आज आपके समक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनकहे किस्सों और कहानियों की हमारी सीरीज रियलिटी ऑफ आरएसएस की इस 8वें एपिसोड में हम आपके सामने संघ और कांग्रेस की करीबी की एक कहानी लेकर हाजिर हैं। तो चलिए अब बिना वक्त बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं कांग्रेस और संघ की करीबी कैसे हुई, क्यों हुई, किसके इशारे पर हुई और उस करीबी के क्या अंजाम हुए, इसे जानने की कहानी। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए असल में हुआ क्या था कि बरस 1977 के लोकसभा चुनावों की पराजय के बाद इंदिरा गांधी व्यक्तिगत रूप से हताश, निराश, व्यथित और सबसे ज्यादा भयभीत रहने लगी थी, विशेष रूप से संजय को लेकर। और जब भी इंसान व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक व्यथित और भयभीत होता है तो वो आमतौर से किसी ऐसी ताकत की शरण में जाता है
जिस पर उसे यकीन हो कि वो एक झटके में उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें हर लेगा। और ऐसा एक ही दर होता है इंसान के पास, ऊपर वाले का दर। यही वजह थी कि बीते 5-6 वर्षों से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की कृपा से धार्मिक हो चुकी इंदिरा गांधी 1977 के लोकसभा चुनावों की पराजय के बाद अचानक से बहुत अधिक धार्मिक हो गई थी। आप यकीन मानिए, केदारनाथ से लेकर कांची कामकोट पीठ तलक और बगलामुखी माता से लेकर कामाख्या भवानी तलक हिंदुस्तान में कोई ऐसा मठ मंदिर बचा नहीं था जिस मठ मंदिर की प्रदक्षिणा कर नहीं ली थी इंदिरा गांधी ने इस कालखंड में। देवराहा बाबा से लेकर कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य और वासुदेवाचार्य तलक देश का कोई ऐसा बड़ा साधु महात्मा ना बचा था जिसके चरणों का आशीर्वाद लेने इंदिरा उस तलक पहुंची ना हो। अब इंदिरा कर ये सब रही थी अपनी व्यक्तिगत सुख और शांति के लिए, मगर इसका जबरदस्त लाभ और असर उन्हें हो रहा था सियासी तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन के आला कमान की दृष्टि में। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आला कमान एक ऐसे ही नेता की परिकल्पना करता है देश की सत्ता पर, जो मंदिरों में जाता हो, ईश्वर की आराधना करता हो, हिंदू धर्म की मानद परंपराओं में विश्वास रखता हो। और इंदिरा गांधी के इन मठ मंदिरों की प्रदक्षिणा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला कमान की दृष्टि पर बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके समक्ष इंदिरा गांधी के सामने खड़े अपनी सियासी तंजीम के अपने ही स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो न मंदिर जाते थे, सुबह शाम जिनकी पूजा का कोई ठिकाना नहीं था, तिलक कभी लगाते नहीं थे, उल्टा धर्मनिरपेक्षता का नशा उन पर उस दौर में इस कदर सवार हो चुका था कि 1979 में समाचार पत्र में खुद अपने ही संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सवालिया निशानों के कटघरे में खड़ा करते हुए लेख लिख मारा था उन्होंने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर हिंदुओं को क्यों नहीं स्वीकारता है, जिसके चलते लगातार संघ की वक्र दृष्टि अटल बिहारी वाजपेयी पे पड़ रही थी। तो अब आप स्वयं परिकल्पना करिए, संघ 1980 के लोकसभा चुनावों की दहरी पर एक ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ था जहां एक और उसके समक्ष उसकी अपनी सियासी तंजीम के उसके अपने स्वयंसेवक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनका यकीन अब उसी की नीतियों में न रह गया था। वहीं दूसरी ओर संघ के सनातन शत्रु पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री इंदिरा गांधी थी, जो कर वही सब रही थी जो संघ चाहता था। तो अब ऐसी परिस्थितियों में 1980 के लोकसभा चुनाव में संघ किसका साथ देगा, जब यह प्रश्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला कमान के समक्ष आया, तो संघ ने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए इन चुनावों में न वाजपेयी की पूरी तरह से मुखालफत की, न इंदिरा का पूरा पूरा साथ दिया, बल्कि वाजपेयी को चेतावनी के लहजे में समझाता हुआ, आईना दिखलाता हुआ इंदिरा को थोड़ा थोड़ा साथ दिया, जिससे वाजपेयी को एक तरफ यह एहसास हो जाए कि संघ के पास इंदिरा का विकल्प है, और वहीं दूसरी ओर इंदिरा को ऐसा भान हो कि अगर संघ उसका साथ देगा तो उसके चुनावी परिणामों में कैसे परिवर्तन आ सकते हैं, जिससे इंदिरा और अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर आकर्षित हो। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये दोनों मंसूबे पूरी तरह से कामयाब हुए। वाजपेयी को चेतावनी भी मिली और इंदिरा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन के सहारे मिली जीत के स्वाद का चस्का भी लगा, जिस चस्के का ही यह कमाल था कि 1980 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संजय गांधी को यह निर्देश देती हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला कमान के साथ व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत शुरू करें। मगर संजय इंदिरा के उन निर्देशों का पालन कर पाते इससे पहले ही इस दुनिया में उनका वक्त पूरा हो गया और वो 6 जून 1980 के रोज उस विमान हादसे में इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जिसके बाद इंदिरा के सियासी वारिस के तौर पर आए राजीव, जिन्हें इंदिरा ने जो शुरुआती राजनीतिक टास्क सबसे पहले दिए, उन शुरुआती सियासी टास्क में से एक सबसे महत्वपूर्ण सियासी टास्क यही था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला कमान के साथ व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत कर संघ और कांग्रेस के बीच एक बैकडोर चैनल एस्टेब्लिश किया जाए, जिसके बाद मम्मी के दिए इन दिशा निर्देशों का पालन करने की ही खातिर
राजीव गांधी ने अपने वर्षों पुराने पारिवारिक मित्र और व्यवसायी कपिल मोहन के सहारे तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सियासी मामलों को देखने वाले सरसंघ चालक बाला साहब देवरस के अनुज भाऊ साहब देवरस से मिलने की इच्छा प्रकट की। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुपुत्र किसी से मिलने की इच्छा प्रकट करे तो कोई ना कर दे सीधा सीधा, ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए भाऊ साहब देवरस ने भी राजीव गांधी से मिलने पर सहमति जताई और इस तरह इतिहास में पहली दफा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व और गांधी परिवार के किसी सदस्य के बीच 1-to-1 टॉक होती है, 1-to-1 मीटिंग होती है। जानता हूं यह विषय बेहद संवेदनशील है, इसीलिए आपके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। यह वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की लिखी हुई किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड है, जिसके पेज नंबर 138 पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी भाषा में है। मैं पहले किताब में जो लिखा है वो कोट करता हूं, फिर उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताऊंगा। किताब में लिखा है, राजीव met Bhau Rao thrice between 1982 to 1984 and first meeting was held in September 1982 at the 46 Pusa Road residence of Kapil Mohan। ध्यान से समझिए, इस किताब में नीरजा लिखती हैं कि 1982 से लेकर 1984 के बीच राजीव गांधी संघ और कांग्रेस के बीच बैकडोर चैनल एस्टेब्लिश करने की खातिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस के छोटे भाई यानी अनुज भाऊ साहब देवरस से 3 1-to-1 टॉक करते हैं और इनमें पहली मुलाकात हुई थी सितंबर 1982 में कपिल मोहन के 46 पूसा रोड वाले बंगले के भीतर, जहां करीब 4.5 घंटों तक राजीव गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सियासी मामलों को देख रहे सरसंघ चालक के अनुज भाऊ साहब देवरस से देश के अलग अलग मुद्दों पर न सिर्फ बातें की बल्कि एक साझा समझ भी विकसित की। और व्यक्तिगत रूप से राजीव के विनम्र स्वभाव के कायल तो सभी हो ही जाते थे, सो भाऊ राव देवरस भी राजीव की विनम्रता के कायल हुए बिना रह नहीं सके थे उस मीटिंग में। आप यकीन मानिए, राजीव गांधी और भाऊ राव देवरस के बीच लगातार हो रही मुलाकातों में से ही एक मुलाकात का किस्सा इस किताब में दर्ज है, कोटेड है। मैं आपको बताऊं कि एक दफा भाऊ राव देवरस एक लंबे सफर के बाद राजीव गांधी से मिलने आए थे, थके हुए थे, डायबिटीज के पेशेंट थे। तो राजीव गांधी थके हुए भाऊ राव देवरस को खुद अपने हाथ से सेब काट के देते हैं। खुद राजीव गांधी सेब काट के भाऊ राव देवरस को देते हैं। यह विनम्रता थी राजीव की, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व में बैठे भाऊ राव देवरस को स्पष्ट रूप से समझ आ भी रही थी और वो उस विनम्रता के कायल भी हो रहे थे। यही वजह थी कि जब वर्ष 1984 में मैडम गांधी की अचानक हुई मृत्यु के पश्चात देश लोकसभा चुनावों की दहरी पर पहुंचता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समक्ष एक दफा फिर यह प्रश्न आता है कि वो किसका साथ दे। एक और है भारतीय जनता पार्टी के वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने बाकायदा यह ऐलान कर रखा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को उस गांधीवादी समाजवाद के रास्ते पर आगे लेकर जाना चाहते हैं जो रास्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बर्दाश्त से बाहर था। और दूसरी ओर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो राजीव गांधी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तत्पर है। तो संघ ने बिना सोचे राजीव गांधी वाले विकल्प को चुना और पूरी ताकत से 1984 के लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी का साथ दिया। और फिर इसके बाद जो हुआ उसे इतिहास कहते हैं। राजीव गांधी 415 सीटों के अभूतपूर्व प्रचंडतम बहुमत के साथ दिल्ली दरबार में वापसी करते हैं। एक ऐसा बहुमत जो ना राजीव के पहले उनके नाना नेहरू ने हासिल किया था, ना आज तलक हिंदुस्तान में कोई सियासतदान हासिल कर सका है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने बतौर सप्रेम भेंट भाऊ राव देवरस को एक चॉकलेट कलर की कॉन्टेसा कार गिफ्ट की थी, जैसा दावा
पंकज वोहरा करते हैं नीरजा चौधरी की इस किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के भीतर। हाँ, अब आप सबके जहन में एक और सवाल कौन रहा होगा कि वो जो थंब पे लिखा है सीक्रेट डील, जिसे सोनिया गांधी को ना बताने की बात हो रही है, तो उसकी कहानी भी बता देता हूं। दरअसल इंदिरा गांधी के निजी सचिवों में से एक माखनलाल फोतेदार बताते हैं, माखनलाल फोतेदार जो गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस की दिल्ली लॉबी के चुनिंदा सबसे विश्वस्त नेताओं में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा द चिनार लीव्स भी लिखी है। वो माखनलाल फोतेदार बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने एक दफा उनसे कहा था कि राजीव से कह दो कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ होने वाले इस बैकडोर चैनल प्रोग्राम की चर्चा डाइनिंग टेबल पे ना किया करें, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर सोनिया गांधी बैठती हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फूटी आंख नहीं पसंद करती हैं। ऐसा माखनलाल फोतेदार तो कम से कम दावा करते ही हैं।